नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल माइक्रो इन नागल। और आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, बहुत सारे व्यूअर के कमेंट आते रहते हैं कि हमने अलग अलग ब्रांड की बहुत अच्छी बैटरी भी इन्वर्टर के साथ यूज कर ली है, लेकिन हमारी बैटरी बैकअप भी कम देती है और बहुत जल्दी खराब हो जाती है। तो आज इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि यदि आपकी बैटरी भी जल्दी खराब हो जाती है और बैकअप भी कम मिलता है तो समस्या कहां है। 3 सबसे बड़े कारण। नंबर 1, आपके इन्वर्टर की चार्जिंग क्वालिटी बैड है। इन्वर्टर बैटरी को फुल्ली चार्ज नहीं कर पाता है और डिस्चार्ज भी ठीक से नहीं कर पाता है। दूसरा कारण है लोड के वाट अधिक और बैटरी के वाट कम होना। कारण नंबर 3, प्रॉपर वाटर फिलिंग न होना। और इन 3 कारणों में से पहले 2 कारणों में यदि एक कारण भी है तो न तो बैटरी की लाइफ रहेगी और न ही बैकअप प्रॉपर आएगा। अब बात करते हैं कि कारण नंबर 1 को कैसे सुधारें, यानी अपने इन्वर्टर की चार्जिंग को कैसे ठीक करें। उससे पहले यह जानना जरूरी है कि हमारा इन्वर्टर चार्जिंग कैसे करता है। यह इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर है जिसमें 2 कॉइल होती हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। यदि इसको प्राइमरी कॉइल माना जाएगा तो डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी को प्राइमरी कॉइल से हम कनेक्ट कर देते हैं और इस ट्रांसफार्मर से 220 वोल्ट एसी को हम लगभग 12 वोल्ट कह सकते हैं। यह 12 वोल्ट एसी और 50 HZ फ्रीक्वेंसी की यहां पर हमें एसी मिलती है। अब इसको डीसी कैसे बनाएं, क्योंकि जो बैटरी को हमें चार्ज करना है वहां पर हमें डीसी में कन्वर्ट करना होता है। एसी और डीसी क्या है, इनके वेव मैं आपको बता रहा हूं। यदि यहां पर हम 220 वोल्ट एसी देख रहे हैं तो यह साइन वेव का ग्राफ आप देख रहे हैं और यह प्लस 310 वोल्ट से माइनस 310 वोल्ट तक अप डाउन होती है और 0 पर भी आती है। अब इस एसी से हम डीसी कैसे बनाते हैं और डीसी का ग्राफ क्या होता है यह भी देख लीजिए। इसको कहते हैं डीसी करंट। डीसी करंट मतलब केवल एक दिशा में ही चलता है। अब यहां एसी से डीसी कैसे बनाएंगे, हम यहां पर इस कॉइल के साथ एक साइड में एक डायोड कनेक्ट करते हैं। यह बैटरी का प्लस कनेक्टर है और यह बैटरी का माइनस कनेक्टर है। तो डायरेक्ट वायर माइनस से कनेक्ट करेंगे और प्लस वायर डायोड से कनेक्ट करेंगे। और इस मेथड से बनाई गई डीसी कैसी होती है यह भी जान लेते हैं। यदि हमने कॉइल के साथ सिंगल डायोड कनेक्ट किया है तो जब हमारी कॉइल में करंट इस दिशा में फ्लो होगा तो उसको तो डायोड जाने देगा, लेकिन जब दूसरी दिशा में फ्लो होगा उसको नहीं जाने देगा। यानी यह लूप समाप्त और हमें जो करंट मिलेगा वह इस तरीके का करंट मिलेगा। इसको बोला जाता है हाफ वे चार्जिंग। यानी 0 से करंट चालू होता है, 1 2 3 4 इस प्रकार से फ्लो होता है। और क्योंकि इधर वाली कॉइल है तो यदि हम 12 वोल्ट ले रहे हैं तो जो हमारी लूप है यह जाएगी, जो भी एसी वोल्ट हम मीटर में देखते हैं उस वोल्ट को √2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 17 वोल्ट आता है। तो यानी हमारी जो लूप मैक्सिमम वोल्ट पर जा रही है वह 17 वोल्ट पर जा रही है। और यहां पर इस स्थिति में यदि कोई डीसी मीटर लगाकर आप वोल्ट चेक करेंगे तो वह 12 वोल्ट भी नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी लूप कहां जा रही है, 17 वोल्ट पे, फिर कहां गई, 0 पर, और कुछ देर के लिए वह 0 पर ही रही है। तो इस दशा में यदि हम एक सामान्य मीटर से वोल्ट को चेक करेंगे तो हमें वह 12 वोल्ट भी नहीं मिलेगी, 7 8 या 9 वोल्ट ही हमारा मीटर दिखाएगा। हालांकि मीटर फ्लक्चुएट होता रहेगा। यदि हम इस तरीके से अपनी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, हो सकता है आज भी कुछ इन्वर्टर ऐसे होंगे जो हाफ वे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं, या आपने पुराने जमाने के बड़े बड़े चार्जर, ट्रांसफार्मर वाले चार्जर देखे होंगे, उनमें भी इसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। यानी कॉइल के एक साइड में ही डायोड लगाया जाता है। तो यदि इस तरीके से आप चार्ज कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी बैटरी न तो बैकअप ही देगी और न ही उसकी लाइफ ही रहेगी। क्योंकि यहां पर हमें बैटरी को पूरे 12 वोल्ट या 13 वोल्ट देने के लिए लगभग हमें अपनी लूप को 20 वोल्ट से ऊपर रखना पड़ेगा। और आप समझ लीजिए कि जब 12 वोल्ट की बैटरी को हम 20 वोल्ट तक की लूप का झटका देंगे तो बैटरी का क्या हाल होगा। तो यदि इस टेक्नोलॉजी का आपका इन्वर्टर है तो उसको तुरंत आप हटा दीजिए। इसके अलावा इस समय जितने भी ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर होते हैं उन सभी में फुल वे चार्जिंग का यूज किया जाता है। अब फुल वे चार्जिंग क्या है, उसमें क्या होता है कि इस
एक डायोड के बजाय हम डायोड का ब्रिज बनाते हैं, या बने बनाए ब्रिज भी आते हैं। यहां पर हम एक ब्रिज लगाएंगे, इसको ब्रिज रेक्टिफायर बोलते हैं। बहुत सारे कैटेगरी के ब्रिज रेक्टिफायर आते हैं, 1-2 एम्पियर से लेकर 100 एम्पियर तक के ब्रिज रेक्टिफायर आते हैं, या मोस्फेट होते हैं, उनका भी हम ब्रिज बनाकर डायोड की तरह यूज कर लेते हैं। इसके अंदर 4 डायोड होते हैं, और यह काम क्या करता है कि करंट बेशक इधर को फ्लो होगा तो यहां पर प्लस देगा, बेशक इधर को फ्लो होगा तो भी यहां पर प्लस और यहां पर माइनस ही देगा। यानी यह जो नीचे वाली लूप है इसको भी यह ऊपर ले जाएगा। इसे बोलते हैं फुल वे चार्ज। और ब्रिज रेक्टिफायर के बाद यदि कुछ कैपेसिटर लगा लिए जाएं तो यह जो लूप है, लूप थोड़ी कम हो जाती है, और यहां 0 पर भी थोड़ा मार्जिन कम हो जाता है। यानी वेव हमारी लगभग इस तरीके से हो जाएगी। प्योर डीसी तब भी नहीं होगी, लूप थोड़ी कम हो जाएगी और 0 पर आने का समय कम हो जाएगा। उस कार्य को कैपेसिटर कर देता है। कैपेसिटर क्या करता है, जब हमारा करंट बढ़ता है उस समय यह चार्ज हो जाता है, और जब करंट घटने लगता है यानी 0 के आसपास जाता है तब अपने अंदर किए गए स्टोर करंट को बैटरी को दे देता है। एसी लूप को थोड़ा सा कम कर देता है, डीसी पर तो नहीं जाता लेकिन थोड़ा सा उसको कम कर देता। लूप को कितना स्टेट कर सकता है यह डिपेंड करता है कैपेसिटर की कैपेसिटी पर। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग साइकिल भी लिमिटेड होती है। ऐसा नहीं कि कोई इन्वर्टर 10 साल पुराना है, उसके अंदर जो कैपेसिटर लगे हुए हैं आज भी वह उसी तरीके से कार्य कर रहे हैं जैसे पहले करते थे। नहीं, कैपेसिटर की कैपेसिटी कम हो जाती है और हमारा जो लूप है वह फिर एसी की तरह हो जाता है। अब यह इतनी बात बताने का मेरा मकसद क्या है उसको जान लेते हैं। जब हमारे इन्वर्टर 90% इन्वर्टर आज भी ऐसे हैं जो इस तरीके से बैटरी को चार्ज करते हैं, फुल वे से चार्ज करते हैं, लेकिन इसमें भी क्या होता है, मान लीजिए हम अपनी बैटरी को 14.4 वोल्ट पर फुल्ली चार्ज करते हैं, और यदि हम यहां पर लूप की मैक्सिमम वोल्ट को भी 14.4 रखेंगे तो हमारी बैटरी चार्ज नहीं होगी। हमें 14.4 वोल्ट लेने के लिए लूप देखना है कि लूप कितना होना चाहिए। इतने वोल्ट तक यदि हमें बैटरी को चार्ज करना है तो हमें यहां पर वोल्ट रखना होगा लगभग 20 वोल्ट के आसपास, तब हमारी बैटरी फुल चार्जिंग के लिए इतने वोल्ट तक पहुंच पाएगी। हमारे जो टेस्टिंग मीटर होते हैं वह इसका एवरेज वोल्ट बताते हैं, यानी यदि 14.4 वोल्ट मीटर बता रहा है तो मैक्सिमम वोल्ट इतना होगा। अब आप समझ सकते हैं कि आपकी बैटरी 12 वोल्ट की है और उसको झटका लग रहा है 20 वोल्ट तक का, क्योंकि जो हमारे इन्वर्टर होते हैं वह बैटरी की वोल्ट को रीड करते रहते हैं, और 14.4 वोल्ट जब बैटरी के हो जाते हैं तब वह चार्जिंग को कट ऑफ कर देते हैं। यह भी जरूरी है, अगर कट ऑफ नहीं करेंगे तो बैटरी हफ्ते 2 हफ्ते में ही खराब हो जाएगी। तो इतने वोल्ट पर चार्जिंग कट ऑफ कराना पड़ता है, और इन्वर्टर जो वोल्ट रीड करता है वह एवरेज वोल्ट को रीड करता है। इस बैटरी को चार्जिंग के समय लगातार हम 20 वोल्ट के झटके दे रहे, तो एक तो वोल्ट बैटरी की कैपेसिटी से ऊपर जाने से प्लेट डैमेज होंगी, यानी बैटरी की लाइफ घटेगी। इसके अलावा दूसरा कार्य क्या होता है कि इसमें लगातार 20 वोल्ट के झटके लगने से यह अपने वोल्ट को जल्दी बढ़ा लेती है, यानी ग्रेविटी पूरी नहीं होती, बैटरी फुल्ली चार्ज नहीं होती और यह अपने वोल्ट को ऊपर दिखाने लगती है, ज्यादा दिखाने लगती है, इतने वोल्ट दिखाने लगती है। यानी समझने की बात है कि बैटरी के वोल्ट तो इतने हो गए, ग्रेविटी उसकी पूरी नहीं हुई है। और वोल्ट इतने जल्दी क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अधिक वोल्ट के झटके लग रहे हैं। यानी कारण सीधा है कि बैटरी फुल्ली चार्ज नहीं है, लेकिन हमारा इन्वर्टर फुल्ली चार्ज कट ऑफ हो जाता है, जिससे बैटरी का बैकअप कम रहेगा। अब बात करते हैं कि जब सभी इन्वर्टर की चार्जिंग टेक्नोलॉजी यही है तो फिर हम क्या करें। इसके लिए दोस्तों अब आप यदि नया इन्वर्टर परचेज करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि साइन वेव इन्वर्टर परचेज करें, क्योंकि साइन वेव इन्वर्टर की जो चार्जिंग करने का मेथड है वह कुछ अलग होता है। साइन वेव इन्वर्टर हाई फ्रीक्वेंसी पर चार्ज करते हैं, और जब हम इस 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लेते हैं तो लूप बहुत छोटी छोटी हो जाती हैं, कैपेसिटर को अधिक देर तक करंट नहीं रोकना पड़ता है, और हमारा जो डीसी करंट होता है वह लगभग इसके आसपास
पहुंच जाता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन, यदि आप अपना पुराना इन्वर्टर ही चलाना चाहते हैं, स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, ट्रांसफार्मर वाला इन्वर्टर है, तो या तो आप उसके पैरेलल में एक एसएमपीएस चार्जर लगा सकते हैं, या दूसरा तरीका है कि इन्वर्टर के अंदर जो कैपेसिटर लगे हुए होते हैं वह तो होते ही हैं, आप अपनी बैटरी पर भी अलग से कैपेसिटर कनेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे जो इन्वर्टर होते हैं यह बहुत हाई एम्पियर पर बैटरी को चार्ज करते हैं, 10, 15, 20 एम्पियर तक की चार्जिंग देते हैं, और छोटे मोटे कैपेसिटर जो सर्किट पर लगे होते हैं उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वह 10, 20 या 2-4 एम्पियर तक भी दे सकते। तो आप एक्सटर्नल कैपेसिटर लगा सकते हैं। जैसे आपको बहुत इजीली मार्केट से 4700 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर मिल जाता है। यह आपको 50 वोल्ट में मिल जाए, 40 वोल्ट में मिल जाए, या 63 वोल्ट में मिल जाए। यदि इससे ऊपर की कैपेसिटी का मिल जाए, 6400 माइक्रोफैरेड का मिल जाए, तो भी आप ले सकते हैं। एक भी ले सकते हैं, दो भी ले सकते हैं, तीन भी ले। और यदि एक बैटरी पर आप कनेक्ट कर रहे हैं तो पैरेलल करके कनेक्ट करना। जैसे कि मान लीजिए आप एक बैटरी यूज कर रहे हैं और आपको 3 कैपेसिटर कनेक्ट करने हैं। कैपेसिटर के अंदर प्लस और माइनस लिखा होता है, तो आप 2 या 3 या 4 जितने भी कैपेसिटर लगा रहे हैं सभी के माइनस को इकट्ठा करना है और प्लस को भी इकट्ठा करना है। अब यदि एक कैपेसिटर आपका 4700 माइक्रोफैरेड का है तो 3 कैपेसिटर मिलकर लगभग 14000 माइक्रोफैरेड बना देंगे। और अब इनको कैपेसिटर के प्लस को बैटरी के प्लस से कनेक्ट करना है और कैपेसिटर के माइनस को बैटरी के माइनस से कनेक्ट करना। इससे क्या होगा कि यह हमारी जो लूप अलग अलग हमें दिख रही हैं यह थोड़ा सा स्मूथ हो जाएंगी। प्योर डीसी तो नहीं बना सकते आप, चाहे कितने भी कैपेसिटर लगा लीजिए, प्योर डीसी तो आप नहीं बना सकते, क्योंकि हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वह 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। यदि हाई फ्रीक्वेंसी होगी तो कम कैपेसिटर भी प्योर डीसी के आसपास चार्जिंग को ले जाएंगे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि सबसे बड़ी जो कमी होती है हमारे इन्वर्टर की होती है, क्योंकि बैटरी प्योर डीसी पर चलने वाली होती है, प्योर डीसी ही उसको चाहिए और प्योर डीसी ही वह देती है। जो उसको नहीं मिलता इसलिए बैटरी की लाइफ कम हो जाती है और बैकअप भी कम रहता है। और दोस्तों इसके अलावा जो दूसरा कारण था वह था लोड के वाटेज और बैटरी के वाटेज का सही संतुलन का न होना। तो यहां पर कारण बनता है कि मान लीजिए आपने 150 AH की बैटरी लगा रखी है और आप उस पर 400 वाट या 500 वाट तक का लोड चलाते हैं। हालांकि कहने को 150 AH की बैटरी 1800 वाट की होती है। आप सोचेंगे कि 400-500 वाट ही तो लोड चला रहे हैं, ज्यादा लोड नहीं चला रहे हैं, बैटरी के वाटेज से कम है। लेकिन दोस्तों कहने को 1800 वाट हो, हम जो बैटरी से बैकअप लेते हैं वह हमें 600-700 वाट तक का ही बैकअप मिलता है। लेड एसिड बैटरी अधिक करंट को अपने अंदर स्टोर रखती है। लिथियम बैटरी का क्या होता है कि वह अपना सारा करंट लोड के समय दे देती, इसलिए हम देखते हैं कि लिथियम बैटरी का बैकअप लेड एसिड बैटरी से अधिक आता है। आपने देखा होगा जो लोग लिथियम बैटरी यूज करते हैं, जिस समय बैटरी डिस्चार्ज होकर इन्वर्टर एक बार कट ऑफ हो जाता है उसके बाद ऑन नहीं होता है, यानी बैटरी अपना पूरा करंट दे चुकी होती है। लेड एसिड बैटरी के साथ क्या होता है, मान लीजिए आपने 400 वाट का लोड चला रखा है, आपकी बैटरी डीप डिस्चार्ज हो गई, इन्वर्टर लो बैटरी कट ऑफ हो गया और उसके बाद आप कम लोड करके 100-200 वाट लोड डालकर फिर इन्वर्टर को ऑन करते हैं तो आप देखते होंगे कि घंटों फिर आपको बैकअप मिल जाता है, क्योंकि वहां पर उस बैटरी ने करंट को अपने अंदर स्टोर रख लिया था। तो ध्यान रखें कि जिन स्थानों पर बैटरी की लाइफ साइकिल अधिक यूज हो रही, यानी ग्रिड सप्लाई का आना जाना अधिक, तो वहां पर आप एक बैटरी के बजाय 2 बैटरी यूज करें, या यदि 12 वोल्ट का आपका इन्वर्टर है तो बड़ी बैटरी यूज करें। 200 AH या 250 AH की बैटरी यूज कर सकते हैं, तो बैटरी की लाइफ भी बढ़ेगी और बैकअप भी बढ़ जाए। इसके अलावा तीसरा कारण होता है मेंटेनेंस। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि बैटरी की लाइफ साइकिल अधिक यूज होती है, बैटरी पर लोड भी अधिक चलता है और उसको चार्जिंग भी अधिक मिलती है, तो वहां पर आप देखते होंगे कि जो बैटरी का वाटर लेवल है वह जल्दी जल्दी गिरता रहता है। और यदि बैटरी के अंदर वाटर लेवल बैटरी के प्लेट से नीचे चला जाता है तब समझ लीजिए कि आपकी बैटरी रिस्क पर होती है। यदि इस स्थिति में आपने अपनी बैटरी को 15 दिन या 1 महीना चला दिया तो बैटरी समझ लीजिए डेड हो जाएगी। तो ध्यान रखें कि यदि आपकी बैटरी जल्दी जल्दी पानी को सोख रही है तो उसमें वाटर लेवल की पूर्ति समय समय पर करते रहें, और यदि बैटरी के टर्मिनल पर कार्बन जैसी कोई चीज आ रही है तो उसको भी साफ सफाई करते रहें,
तो आप देखेंगे कि बैकअप भी आपको बढ़ावा मिलेगा और लाइफ भी अधिक हो जाए। और दोस्तों इसी तरीके की कोई टेक्निकल जानकारी आप लेना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कर देना। चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।